नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रियंका और बाजार ने एक अच्छी रिकवरी तो अटेम्प्ट की है। जहां हम 200 डीएमए के पास कल बंद हुए, वहां से बाजार ने बाउंस बैक दिखाया है। कल यूएस मार्केट्स में भी हमने देखा कि वहां पर भी रिकवरी अटेम्प्ट हुई। हालांकि अपने क्लिप से अपनी ऊंचाई से जरूर गिरे बाजार, लेकिन आप फ्यूचर्स को देखें वहां प्लस है। तो सुबह से ये जो एक आपको रिकवरी का बाउंस बैक का मोड दिख रहा है, उस पर बाजार आपको क्लियर दिख रहा है। इंडिया विक्स हालांकि सुबह थोड़ा तेज भी था, लेकिन उसके बाद नर्म होने के बाद अब लगभग 20 के ऊपर है। लगभग 1% की गिरावट आपको इंडिया विक्स पे दिख रही है। एक बार चलिए बड़ी बातें इस वक्त बाजार पर कौन से बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं वो देख लेते हैं। पहला, 3 दिनों के बाद गिरावट जो 3 दिन से जारी थी, अब वहां से बाजार में कुछ रिवर्सल साइंस तो दिख रहे हैं, खरीदारी लौट रही है। दूसरा, निफ्टी दिन के निचले स्तरों से लगभग 100 अंक संभला है। जिन लेवल्स पर हम खुले थे और उसके बाद फिर डे लो दिया देखा हमने, उनसे हम रिकवरी देख रहे हैं। रिजल्ट्स, क्योंकि कल टीसीएस के नंबर्स आए अच्छे, हर स्ट्रीट की हर पैमाने पर अच्छे नंबर आने के बावजूद भी किसी तरह से एक्साइट नहीं कर पाया ट्रेडर्स को। लेकिन आज एचसीएल और विप्रो में नंबर्स से पहले मजबूती है, लेकिन कितनी टिकाऊ है मजबूती, इस पर बड़ा सवाल रहेगा। इस पर एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। चौथा बड़ा ट्रिगर, एफएमसीजी हो, आईटी हो और कुछ सिलेक्टेड ऑटो स्टॉक्स हो, वहां पर आपको बाइंग देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वक्त आप यूएस मार्केट की भी बात करें तो डाउ फ्यूचर्स आपको प्लस दिखाई दे रहे हैं। तो बैंक्स में खरीदारी लौट रही है, फाइनेंस काउंटर्स तेज दिख रहे हैं। तो क्या मायने, और आईटी में रिजल्ट से पहले की ये बाइंग, क्या ये मोमेंटम सस्टेन करेगा, इन सब पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ शो में आज एक्सपर्ट बने हुए हैं हमारे जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये एक कमबैक, क्योंकि 200 डीएमए के पास 3 बार आप इनफैक्ट बाजार को देखें तो 17,000 के पास सपोर्ट से अपना रिवर्स दिखाया है, बाजार बाउंस बैक हुआ है। ये अभी फिलहाल जो हम बाउंस बैक देख रहे हैं, ये क्या लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटने से बच गया है? कैसे इंडेक्स पर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बैंक्स भी स्ट्रांग दिख रहे हैं, बाइंग वहां दिख रही है, कैसे इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी हो? जी देखिए, जहां तक ऑप्शंस का डेटा है और कल की एक्सपायरी पोजीशन है, 17,100 का मैक्स पेन पॉइंट है। मुझे लगता है कि 17,100 के ऊपर जब तक आप बंद नहीं होते, थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी के अंदर चॉपी नेचर जो है, जो हमने लास्ट कल के सेशन में और आज के सेशन में वोलेटिलिटी देखी, आई थिंक कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। तो जब तक 17,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते पोजिशनली, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर लॉन्ग्स के लिए कमिट करना चाहिए। और एक रीजन ये भी है कि कल रात को यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आएगा, तो डेफिनेटली वो वोलेटिलिटी और ट्रेडर्स के माइंड पर जरूर बन के रहेगा। तो मेरे हिसाब से जहां तक लेवल्स का सवाल है, नीचे में 16,855, 16,750, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। अगर हमें नेक्स्ट 2 सेशन में निफ्टी वोलेटिलिटी में इन लेवल्स पर मिले, तो इन लेवल्स पर बाइंग करने का व्यू रखे। और मुझे लगता है कि 16,640 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से पोजिशनली यहाँ पर भी ट्रेड ली जा सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 17,100 का लेवल निकल जाता है, उसके ऊपर अगर हम बंद दे देते हैं, तो मेरे हिसाब से कल के लिए 17,200, 250 तक के लेवल्स वापस खुलेंगे। और मुझे लगता है कि कल की एक्सपायरी में हमें 17,250, 17,250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, थोड़ा सा इंडिया विक्स भी 20 के ऊपर है, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। दोनों साइड में स्विंग्स वाइड देखने को मिलेंगे। अगर आप ट्रेडर है तो मेरी एडवाइस रहेगी कि डे ट्रेडर बन के रहे, पोजिशनली कैरी ना करें। एक बार ये इवेंट हो जाता है, उसके बाद मेरे हिसाब से पोजिशनली निफ्टी में राय बनेगी। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक 17,100 का एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है, वो निकलता है कि नहीं निकलता है, आपने देखना होगा। राहुल, मैं आपका व्यू भी पढ़ रही थी, आप बता भी रहे थे कि इंडिया विक्स जब तक 20 से ऊपर है, आप इसे शॉर्ट सेल की, यानी सेल ऑन बाउंस की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। और एक्सपर्ट्स बोल भी रहे हैं कि 2 से 3 दिन की शायद वॉलेटिलिटी अभी बाजार में और बाकी है देखना, जैसे एक बार जाने दीजिए। यूएस के सीपीआई फिगर्स की आप बात करें, इसके एस्टिमेशन तो खैर प्रोजेक्शन तो इस तरह की लगाई जा रही है कि शायद वो कूल ऑफ होके आए, और आपका इंडिकेशन आपको यूएस फ्यूचर्स भी दे रहे हैं थोड़ा बहुत। सो लेट्स सी, वो एक बड़े इकोनॉमिक डेटा है जिनको वॉच आउट करना होगा। लेकिन इस वक्त इस बीच में ट्रेड स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कहाँ ट्रेड्स के मौके बनते हैं, चलिए पहले एक बार देखते हैं। अगर आज बाजार में एक रिकवरी का मोड है, रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है बाजार, और अगर इसे सस्टेन करता है, तो अभी फिलहाल जो लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं, वहां पर कहां पर मौके राहुल को दिखते हैं? चलिए लॉन्ग बिल्टअप एक बार लेकर आते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में देख रहे हैं।
ऑलराइट, तो कुछ स्टॉक्स जो हम सुबह से ही ट्रैक कर रहे हैं उनमें फाइनेंस काउंटर्स भी हैं राहुल। आज बैंक्स में खरीदारी हुई, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस स्पेशली श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, कुछ फाइनेंस दूसरे काउंटर्स लाइक मन्नापुरम फाइनेंस, वहां पर आपको तेजी दिख रही है। लेकिन ये तेजी सस्टेन्ड होगी कब तक? बैंक्स और फाइनेंशियल्स में ऐसे वॉलेटिलिटी भरे ट्रेड में, वॉलेटिलिटी भरे दिन में थोड़ा सा डर भी लगता है और थोड़ा कॉशियस होना भी चाहिए। व्हाट डू यू से अबाउट दीज स्टॉक्स? जी हाँ, देखिए डेफिनेटली एनबीएफसीज में ट्रैक्शन पॉजिटिव है। इनफैक्ट हमारा जो टॉप कन्विक्शन पिक है वो एनबीएफसी स्पेस से ही है। जहां तक आपने जो स्टॉक्स की बात की थी, मन्नापुरम फाइनेंस में इसका 100 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने अभी टेस्ट किया है 103 पर, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 110 तक की तेजी इमीडिएट बेसिस में देखने को मिल सकती है। तो मन्नापुरम में डेटा काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट स्टॉक ने अगेंस्ट मार्केट यहाँ पर काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और डेरिवेटिव्स में ट्रैक्शन भी पॉजिटिव है। तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। 110 तक की अपसाइड मन्नापुरम फाइनेंस में हमें देखने को मिलती है इन लेवल से। लेकिन एक और स्टॉक है राहुल, और आप देख भी रहे हैं, पीएससी सेक्टर, सरकारी कंपनियां। आप चाहे पावर ग्रिड को देखें, पावर ग्रिड में तो चलिए आज एक न्यूज का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अदरवाइज आप पावर ग्रिड जैसे स्टॉक देखें, आईआरसीटीसी स्टॉक्स देखें, कोल इंडिया जैसे स्टॉक देखें, इन स्टॉक्स में फिर भी एक सेफ बेट जैसे दिख रहे हैं ये। क्या पावर ग्रिड में आप कोई पोजीशन लेंगे आज? जी हाँ, देखिए पावर ग्रिड में काफी बड़ी हैपनिंग देखने मिली थी सितंबर सीरीज में। उसके बाद लगातार स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और धीरे धीरे करके इसका सेटअप इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये सेटअप हमें यहाँ इन लेवल से 220-225 के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो 225 के बायस के लिए आई थिंक पावर ग्रिड में जो सेटअप है वो बुलिश रहेगा। साथ ही में स्टॉप लॉस जो है 210 पर लगाना है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये एक बाउंस बैक है। इसे लाइक कंफर्म होने के लिए बड़ा रिवर्सल आई थिंक 225 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज रहना पड़ेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो फिलहाल 225 के लिए बायस पॉजिटिव रखिए, एज ए ट्रेडिंग बाय से लीजिए। 210 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो पावर ग्रिड पे 220 और 225 ये दूसरा टारगेट रहेगा। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर आज शॉर्ट कवरिंग का बाउट भी है। आज हम देख रहे हैं जितने भी ओएमसीज हैं, ऑल मार्केटिंग कंपनी है, क्योंकि आज 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही है। उसका आउटकम आने का हालांकि इंतजार करना होगा। वहां कुछ एजेंडा पे जो बातें टेबल पे रखी जानी है, उनमें से एक ओएमसीज को सब्सिडी की बात भी है। हमारे पास भी एक एक्सक्लूसिव खबर है कि एलपीजी सब्सिडी दी जा सकती है, और उसके चलते आप देखें तो बीपीसीएल हो, आईओसी, एचपीसीएल, ये सुबह से ही बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, एटलीस्ट 2% 1.5 से 2% की तेज़ी इन स्टॉक्स में है। आप क्या इन तेज़ी को कन्वर्ट करना चाहें? आपको लगता है कि ये कन्वर्ट हो पाएंगी बड़ी मूव्स में? इनकी अभी जो फिलहाल मूव है, ओएमसी से कुछ पिक करेंगे आप राहुल? ये जनरली लाइक हम लोग अवॉइड करते हैं इवेंट्स पे या जनरली जब ऐसी मीटिंग्स होती है, बिकॉज वोलेटिलिटी जो काफी रह सकती है। लेकिन इनमें से एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है कोल इंडिया। आई थिंक कोल इंडिया का सेटअप यहाँ पर ज्यादा बेहतरीन दिखाई देता है। कल के सेशन में काफी जबरदस्त वॉल्यूम्स हुए थे और आज के सेशन में स्टॉक ने इनफैक्ट कल की सारी वीकनेस को एनगल्फ कर लिया है। तो मुझे लगता है कि 240-245 के लेवल्स के लिए कोल इंडिया को बाय किया जा सकता है। यहाँ से एक अच्छा पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो इसे बाय कीजिए। 224 का स्टॉप लॉस लगाइए और कोल इंडिया में बाय करने की राय रहेगी 245 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, कोल इंडिया, पावर ग्रिड ऐसे स्टॉक्स और रडार पर आए रहे हैं। लेकिन एक बार राहुल की अपनी इंडिविजुअल पिक्स भी देख लेते हैं। राहुल, आप और अदरवाइज आप कहाँ मौके ढूंढ रहे हैं? क्या लॉन्ग के मौके आपको दिख रहे हैं? अदरवाइज कुछ और स्टॉक्स आपकी तरफ से? जी हाँ, देखिए एक लॉन्ग रहेगा एक शॉर्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट का जो नेचर है वो वोलेटाइल है। तो लॉन्ग में हमारी चाहिए पिक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से हायर लो का सेटअप बनाया हुआ है। निफ्टी में ब्रॉडली वोलेटिलिटी होने के बावजूद काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसे 1685 के आसपास बाय कीजिए, 1621 का स्टॉप लॉस लगाइए, जो कि इसका सितंबर का लोवेस्ट लेवल था। और मुझे लगता है कि 1800 रुपए तक के लेवल्स आपको बजाज फिनसर्व में देखने को मिल सकते हैं। तो एनबीएफसीज में, जैसे हमने शो की शुरुआत में कहा, एनबीएफसीज में काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बना हुआ है और बजाज फिनसर्व हमारी उनमें से टॉप पिक रहेगी। जहां तक शॉर्टिंग आइडियाज का सवाल है, लॉरस लैब्स का एक ऐसा सेटअप है जहां पर बेरिश ट्रैक्शन आज के दिन देखने को मिला है। स्टॉक ने 500 रुपए का लेवल, एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज ब्रेकडाउन देखा। मेरे हिसाब से लॉरस लैब्स में हमें नीचे में 480 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सारे शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आज के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी देखने को मिले हैं। तो इसे शॉर्ट करने की राय रहेगी। 510 का स्टॉप लॉस लगाइए फ्यूचर्स के हिसाब से
और 480 तक के लेवल्स आपको नीचे में देखने को मिल सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पिक रहेगी लॉरस लैब, क्योंकि हम देख रहे हैं फार्मा स्पेस पर आपको कुछ शॉर्टिंग कैंडिडेट्स कई सारे दिख रहे हैं पोस्ट डॉक्टर रेड्डीज पर। जो डिविस लैब पर जो कल एक एस्टिमेशन प्रोजेक्शन आया कि उनके एक्सपोर्ट हिट हो सकते हैं, और ये सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए एक ट्रिगर तो रह रहा है। और साथ ही इनकी जो कोविड रिलेटेड मेडिसिन है वहाँ पर म्यूटेड ट्रेंड है, जिसके चलते इनके रेवेन्यू हिट हो सकते हैं। और अब आप इनकी शिपमेंट्स भी जो फार्मा स्पेस से दिखती है मिड ऑफ द मंथ में आती हैं, उनसे भी एक एस्टिमेशन तो लग रहा है कि शायद एक्सपोर्ट हिट है। तो लॉरस लैब यहाँ पर कई सारे, क्योंकि बाजार ऐसे दिनों में ज्यादातर क्या होता है, कल भी इनफैक्ट डिफेंसिव होना चाहिए मोड, लेकिन आपको डिफेंसिव बेट्स पे भी बिकवाली दिख रही है। तो उनके ट्रिगर्स, खैर अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी एक बड़ा ट्रिगर है, जिसके चलते इनकी स्टॉक्स की मूवमेंट प्राइस एक्शन में दिख भी रही है उस ट्रिगर से। लेकिन शॉर्ट के मौके और कहाँ बनने चाहिए, एक बार कुछ और शॉर्ट कैंडिडेट्स भी देख लेते हैं कि अगर यहाँ से फार्मा स्पेस से अगर राहुल को भी शॉर्ट्स दिख रहे हैं, तो क्या राहुल आपको अब हेवल्स या आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक्स में शॉर्ट के और फर्दर और प्रेशर दिख रहा है इन स्टॉक्स में? क्या यहाँ शॉर्ट के मौके ढूंढने चाहिए? जी देखिए, इनमें से एक सेटअप गुजरात एवरेज भी तोड़ दी कल के सेशन में, और मुझे लगता है कि ये स्लाइड हमें 450 तक के लेवल्स नीचे में दिखा सकता है। 470 के आसपास 470 के आसपास स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। इसे शॉर्ट करके चलिए। मुझे लगता है जो लास्ट 4-5 दिन का एक सपोर्ट एरिया था 473 का, वो इसमें ब्रेक हुआ है। तो 473 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय रहेगी गुजरात गैस को। मुझे लगता है 450 तक के लेवल्स आपको नीचे में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक मूवमेंट्स हो गए हैं गुजरात गैस और एक गैस बेस्ड काउंटर्स में। अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस झेल चुके हैं काउंटर्स, और जब कोई न्यूज़ आती है गैस प्राइस हाइक की, तब इनमें थोड़ी मोमेंटम आती है, अदरवाइज ये शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बीच एक स्पेस जो सबको परेशान भी कर रहा है और क्लूलेस भी है सब इस पर, वो है IT स्पेस। राहुल, क्योंकि HCL और विप्रो के नंबर्स से पहले तो आज मजबूती दिख रही है, लेकिन जब नंबर्स TCS ने अच्छे रिपोर्ट किए थे तो वहां पर सेल ऑफ आया। इनफैक्ट पूरे पैक पेपर पूरे सेक्टर पर रब ऑफ आया। पहले एक बार चलिए विप्रो के नंबर्स का एस्टिमेशन समझ लेते हैं कि स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में है क्या, कमेंट्री से क्या कुछ निकल के आ सकता है, वो तो क्या नंबर्स के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बार एक्सपेक्टेशन समझ लेते हैं। पूजा ने रिपोर्ट कंपाइल किया, एक बार चलते हैं उनके पास। जी, विप्रो के नतीजे में इस बार इम्पोर्टेंट होगा मार्जिन के नंबर्स कैसे आते हैं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। क्या गाइडेंस आगे आने वाले समय के लिए देती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। अगर फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो रुपी टर्म्स में आय में करीब 5.3% की ग्रोथ का अनुमान है। इसके अलावा डॉलर टर्म्स में 2.3% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एबिट मार्जिन 15.2% के पास रहने का अनुमान है, और मुनाफे में इस बार दबाव देखने को मिल सकता है। करीब 4.4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है मुनाफे में। इसके अलावा कंपनी ने 1 महीने का सैलरी हाइक भी किया था एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसका असर मार्जिन पे पड़ सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे सप्लाई साइड प्रेशर भी रहे हैं। इनका जो ट्रैवल कॉस्ट है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा, जिसके चलते ये सारी चीज़ें मार्जिन पर असर डालेंगी। हालांकि रुपये में गिरावट ज़रूर आई थी, लेकिन उसका भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा यहाँ पर कंपनी को मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये कुछ तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर कि आपको नज़र रखनी है। नज़र रखिए Q3 के लिए क्या गाइडेंस देती है कंपनी। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ में हमारा अनुमान है कि जो आंकड़ा है ये 1 से 3% के पास रह सकता है। अब देखना होगा कि जो गाइडेंस आती है वो लोअर साइड पर आती है या फिर 3% के आसपास देखने को मिलती है। आने वाले समय के लिए डील विन को लेकर किस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, एट्रिशन और हेडकाउंट ट्रेंड कैसे दिखाई दे रहे हैं, और इनके जो की वर्टिकल्स हैं BFSI, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन वो आने वाले समय के लिए देख रहे हैं, और FY23 के लिए वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इन तमाम फैक्टर्स पर हमारी नज़र रहेगी। ऑलराइट, तो बिल्कुल। लेकिन ना वेज हाइक नॉर्मलाइजेशन की तरफ एक बड़ी कंपनियों के लिए ये ट्रिगर भी है जिसे ध्यान रखना होगा, जो एंटिसिपेट किया जा रहा है। बट खैर एनी हाउ प्रेशर रह सकता है मार्जिन पर, और देखना होगा कि कमेंट्री में किस तरह की गाइडेंस कंपनी देती है, बिग ऑर्डर विंस को लेकर किस तरह की गाइडेंस देती है। तो वहाँ सारे क्रूशल फैक्टर्स है जिन्हों विप्रो के कॉन्टेक्स्ट में जरूर वॉच आउट करना चाहेंगे। अब राहुल से समझते हैं कि क्या कोई ट्रेड उन्हें IT पर दिखता है। राहुल, ये बहुत ट्रिकी है, बहुत पजलिंग स्पेस है एक्चुअली। जहाँ नंबर्स अच्छे आए थे वो तो बाजार को पसंद नहीं आया, वहाँ तो एक्साइटमेंट ट्रेडर्स में नहीं दिखी। अब बिफोर द नंबर स्ट्रीट ऐसा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि विप्रो हो, HCL हो, वहां पर आपको फिर भी मजबूती दिख रही है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्पेस को?
देखिए, सबसे पहले तो आईटी इंडेक्स में मेरे हिसाब से वर्स्ट इज बिहाइंड अस। देखिए सिंपल है, 26,200 पे निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक डबल बॉटम बनाया है। अब यहाँ से मेरे हिसाब से कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है जो टीसीएस में आया, आई थिंक इन्फोसिस में भी आ सकता है। इन्फोसिस में ट्रेड नहीं है हालांकि, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल आईटी सेक्टर शुड डू वेल फ्रॉम हियर। अब आईटी सेक्टर में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं फिलहाल? देखिए उसमें से एक स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक हमें रिलेटिव कंपैरिजन स्टडीज में अच्छा लगता है। यहाँ पर हमें लगता है कि 1,000 रुपए तक के लेवल्स एचसीएल टेक में देखने को बन सकते हैं। यस, रिजल्ट रिलेटेड रिस्क जरूर रहेंगी, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करें, यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड ना करें। और जहां तक स्टॉप लॉस का सवाल है, मेरे हिसाब से जो कल का लो था, जो पैनिक लो कल के सेशन में बनाया था 935 का, तो वो एक स्टॉप लॉस की तरह आप रखें और मुझे लगता है 1,000 रुपए तक के लेवल्स एचसीएल टेक में देखने को बन सकते हैं। ओवरऑल अगर आप निवेशक है तो मेरे हिसाब से हमारी टॉप पिक्स लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फोसिस और केपीआईटी टेक, जो कि एक मिड साइज कंपनी है जो ऑटोमोटिव सेक्टर को भी कैटर करती है। केपीआईटी टेक हमें लगता है कि काफी अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर आपका 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो हमें लगता है कि अच्छी अपसाइड इन दोनों स्टॉक्स में, यानी कि इन्फोसिस और केपीआईटी टेक में आपको देखने को मिल सकती है। एज ए ट्रेडर आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट एज एन इन्वेस्टर मेरे हिसाब से आईटी पैक में यहाँ पर काफी अच्छे बार्गेन्स अवेलेबल है। खास करके जो बड़ा करेक्शन हमने देखा है पिछले काफी महीनों से जो चले आ रहा है, मुझे लगता है कि अब यहाँ से आईटी सेक्टर रीबाउंड करना चाहिए। वर्स्ट इज ओवर, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ये बात तो assumption लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंतजार है कि ये स्पेस चलना कब शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से आप एचसीएल टेक को कैश में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। थोड़ा सा सेफ और कॉशियस तो आपको होना पड़ेगा। यू हैव टू बी गार्डेड अप व्हेन इट इज आईटी। कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं राहुल। हम देख रहे हैं कि आज फाइनेंस काउंटर्स, खैर इनफैक्ट 2-3 दिन से ही आप नोटिस करें, महिंद्रा फाइनेंस तो खैर जब से वो उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ आई और वहाँ से 20 से 30% तक का प्रेशर आया, वहाँ से लगभग 15% रिकवर हो चुका है। लेकिन अब भी इसमें मोमेंटम बना हुआ है और यही हाल आपको कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी दिख रहा है। क्या इन दोनों स्टॉक को, इनमें से कुछ आपको पसंद आता है इस सीरीज के लिए अगर ऑप्शन के जरिए ट्रेड रखें, या आपको लगता है मोमेंटम काफ़ी प्ले आउट हो गया, इतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है? जी, मेरे हिसाब से आई थिंक ये जो इवेंट है इसको देख लेना चाहिए। उसके बाद आई थिंक होपफुली फ्राइडे को या नेक्स्ट वीक में ट्रेड लेना यहाँ पर एडवाइजेबल रहेगा। फिलहाल थोड़ा सा नो ट्रेड जोन में जरूर है मार्केट, तो इवेंट के बाद लेने की आई थिंक यहाँ पर रणनीति जो है वो सही साबित हो सकती है। ठीक है, इवेंट के बाद यानी जो आज बुधवार को सीपीआई इंडिया के भी इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं, आईपी नंबर्स आने हैं, सीपीआई नंबर आना है और यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं, जिसे बाजार वॉच आउट करना चाहता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप डाउ को ऊपर देखें, इंडिया में रिकवरी अटेम्प्ट देखें, तो शायद आपको पिक्चर इतनी डरावनी या फिर बुरी नहीं लगती, एंटिसिपेशन ही है ये। लेकिन इस वक्त देख लेते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स जहाँ पे अभी अनवाइंडिंग दिख रही है। राहुल, आज मॉर्निंग में जब वो ओपन खुले भी तो एक बस ये भी थी, क्योंकि आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस को लेकर भी सब्सिडी पर कुछ बड़ा डेवलपमेंट आ सकता है और ये सारे स्टॉक अच्छे रिएक्ट कर रहे थे। कोरोमंडल हो, दीपक नाइट्रेट हो, ये सारे स्टॉक ने फिर भी परफॉर्म किया। लेकिन कुछ स्टॉक्स है चंबल फर्टिलाइजर जैसे, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, इनफैक्ट इनमें ट्रेड्स अनवाइंड हुए हैं। कैसे ट्रेड्स दिख रहे हैं अब आपको फर्दर यहाँ से? क्या लॉन्ग के ट्रेड्स बनेंगे आगे, या अभी थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देखकर बताना होगा? देखिए, जहां तक इन स्टॉक्स की बात है, आई थिंक दीपक फर्टिलाइजर में काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है। सारे चार्ट्स में सबसे बेस्ट सेटअप दीपक फर्टिलाइजर का है और मुझे लगता है कि ये जो डिप है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। तो तकरीबन 870-860 के रेंज में इसे बाय कीजिए। 830 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है रिबाउंड में हमें तकरीबन 940 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं दीपक फर्टिलाइजर में। एक केमिकल स्टॉक है जिसका सेटअप ज्यादा बेहतर दिखाई देता है, जिसमें अभी भी इनिशिएशन किया जा सकता है, वो है दीपक नाइट्रेट। केमिकल्स में दिग्गज कंपनी है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 2190 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। इसे बाय करके चलिए, 2095 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि ऊपर में तकरीबन 2350 से 2400 रुपए तक के लेवल्स आपको पोजिशनल बेसिस पर दीपक नाइट्रेट में देखने को मिल सकते हैं। और क्या ऐसा कोई थीम दिख रहा है कि जितने भी इनवर्ड लुकिंग फार्मा स्टॉक्स हैं वही चल रहे हैं? आप सारे फार्मा स्पेस पे बैठ नहीं रह सकते आज के दिन। आज कुछ काउंटर्स में अनयूजुअल सा वॉल्यूम है मार्क्सन्स फार्मा जैसे काउंटर्स में, लेकिन इनमें एक न्यूज़ का भी ट्रिगर है, वो भी एक बड़ा रीज़न है। लेकिन उसके अलावा आप सारे फार्मा स्पेस को देखें भी तो उसमें मेजरली इनवर्ड लुकिंग जो और फार्मा जैसे काउंटर्स हुए, वहाँ पर आपको फिर भी मूव दिख रही है।
जी, देखिए फार्मा थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है, क्योंकि अगर फार्मा इंडेक्स की अगर हम बात करें तो काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में काफी अच्छा मूड और माहौल बना था, लेकिन वापस फिजल आउट होते हुए देखा है। तो सस्टेन्ड मूव्स फार्मा में बन नहीं रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर स्ट्रिक्टली एज अ ट्रेडर रहना एडवाइजेबल है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले शेयर किया, शॉर्ट में लॉरस लैब्स का सेटअप एक ऐसा है जहां पर वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग दिखाई देती है, और हमें लगता है कि और भी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहना यहाँ पर एडवाइजेबल है, खास करके जब पूरा सेक्टर जो है स्ट्रगल कर रहा है कोई डायरेक्शन फाइंड करने का। और ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर हम निफ्टी 50 बकेट को देखें, तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो वीकेस्ट लेग दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ, और हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ पर समय देना चाहिए सेक्टर को कोई पैटर्न बनने का, या कोई तरह से जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे उसमें कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का। तब तक आई थिंक ये सेक्टर को अवॉइड किया जा सकता है लॉन्ग्स के लिए। डिफेंसिव स्पेस सबसे वीक दिख रहा है, तो ये तो बाजार के लिए अच्छी बात भी है। रिलायंस पर आपका व्यू क्या है? रिलायंस क्या आपको लगता है चलने के लिए तैयार है? बहुत समय से एक रेंज में फंसा हुआ है। जी देखिए, रिलायंस में अंडर परफॉर्मेंस जरूर रही है। इनफैक्ट लास्ट मंथ पहली बार स्टॉक ने जो इसके 12 महीने की मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो क्लियरली एक इंडेक्स हैवी वेट है जिसमें अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर बिल्ट इन होते हुए दिख रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तकरीबन 2300-2350 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स है स्टॉक को। हमने देखा कि एक बाउंस बैक हमने जरूर यहाँ पर देखा 2300 के आसपास से ऑलमोस्ट 2450 तक का बाउंस बैक यहाँ पर बना। और मुझे लगता है कि ओवरऑल निफ्टी अगर ब्रेकडाउन नहीं देता है बड़े तरीके से, इनफैक्ट वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, यानी कि अगर आप महीने भर का व्यू लगाकर यहाँ पर काम करें, तो रिलायंस में मुझे लगता है कि 2500 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं तकरीबन 30 एक दिन में यहाँ से। तो इसे बाय करने की राय रहेगी, बट अक्यूमुलेट कीजिए, एक भाव का मत लीजिए। 2377 में लीजिए, 2300 के आसपास आता है तो वहां पर एवरेज कीजिए। 2250 का एक फाइनल स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है कि पोजिशनली यहाँ पर 2500 रुपए तक के मूव्स हमें आने वाले 30 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और राइट, लेकिन ये भी साथ में कैवियट है कि शायद बाजार में अभी 2-3 दिन आपको वॉलेटिलिटी और दिख सकती है। शुक्रिया राहुल, ये सारे अपडेट्स देने के लिए और ये सारे स्टॉक्स हमसे डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।